उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब इसको सीख लेंगे उसके बाद से हम आपको इसमें दोनों दर्पण में, किसमें, दोनों दर्पण में आपको सिखाएंगे कि r/2 माने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे निकालेंगे, वो आता है, उसको देखेंगे। तो चलिए, उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनना हमको देखना है तो इसके लिए हम मात्र 2 कंडीशन बताएंगे। कितने कंडीशन? 2। पहला कंडीशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। एक उत्तल दर्पण हम लोग बना लेते हैं, ठीक है बाबू। अब ये जो होगा हमारा प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये है हमारा वक्रता केंद्र C, और ठीक बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु F, और ये क्या होता है हमारा ध्रुव हो गया P, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम इसमें वस्तु को रख सकते हैं ध्रुव पर। कहाँ रख सकते हैं? तो जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव पर। कहाँ बनेगा? और एकदम आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ध्रुव वाला बहुत कम पूछता है। एक कंडीशन होगा इस ध्रुव के पहले, ध्रुव के दर्पण के सामने, दर्पण के सामने और अनंत के पहले, दर्पण के सामने और अनंत के पहले, ये दर्पण के सामने और अनंत के पहले, या कह लें ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के। बाबू तुम वस्तु को कहीं भी रखोगे ना तो प्रतिबिंब हमेशा एक ही तरह का बनेगा। सुनोगे ध्यान से, ध्रुव के बाद और अनंत के पहले आप वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब एक ही तरीका से बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर रख दिया, तो ध्रुव के बाद हो गया अनंत के पहले। तो अगर हम इसे प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है? 2। और दोनों किरण क्या एक ही तरीका से खींचेंगे कि अलग अलग? दोनों को हम अलग अलग तरीका से आपतित करेंगे। तो जैसे मान लिए मैंने एक प्रधान अक्ष से क्या कर दिया, और आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। फोकस से जाती हुई तो उधर चली गई, फोकस की दिशा में जा रही कि नहीं जा रही है? तो फोकस के दिशा में जाती हुई क्या पड़ती है? मालूम पड़ती है। और एक किरण और हम आपतित करेंगे, वो कर देते हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ कर देते हैं? अच्छा चलो ध्रुव पर करते हैं। किस पर? तो ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर होती है कि नहीं होती है? तो जितने कोण पर I पर आपतित हुई उतने R पर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। आप बताओ, ये जा रही है इधर और ये जा रही है, क्या यह दोनों कभी आगे मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो इधर आ गई, और इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो किधर जाएगी? इधर। यहाँ पर मिलती हुई क्या पड़ी है? तो इसका प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखो कैसे बना है, तो सीधा बना है। क्या बना है? वस्तु से दर्पण के, और सीधा प्रतिबिंब मिल रहा है कि मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है? और मिलता हुआ जब मालूम पड़ता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं कि आभासी, तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कौन सा बना है? आभासी। अगर सबसे पहले पूछे स्थान बताइए तो कहिएगा स्थान होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस, ये है फोकस और ये है ध्रुव। फोकस एवं ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच में, पहला चीज। दूसरा, इसकी अगर पूछता है आकार, तो आकार है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरा पूछेगा प्रकृति, तो कहिएगा वास्तविक, काल्पनिक, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, काल्पनिक कहिए या आभासी, एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से, अच्छा वो तो आकार में लिख दिया है ना, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। अब ध्यान से जरा सुन लेंगे। अगर उत्तल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव के बाद, ध्रुव के माने उत्तल दर्पण के सामने और अनंत के पहले, अनंत के, चाहे यहाँ से मान लो ये अपराध में खड़े हो तो छपरा, सीवान, गोपालगंज, जहां भी रखा हो, इसके अगर सामने है, क्या है?
कितनों दूर पर है, तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा फोकस के पहले, ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच छोट बनेगा। कैसा बनेगा? अब एक सवाल यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे कि एग्जाम में पूछता है कि जो गाड़ी होती है ना, तो पश्च दृश्य में माने पीछे देखने के लिए, पश्च दृश्य का मतलब उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। क्यों, या किस दर्पण का उपयोग करते हैं अथवा क्यों करते हैं? अब सुनो, मान लो तुम गाड़ी के पीछे देखे खातिर अवतल लगा दिए। क्या लगा दिए? तो एक में प्रॉब्लम ये है कि वस्तु जब लगे होगी कहाँ, तो इस सीधा प्रतिबिंब बनाएगा पीछे, अब बड़हन बनाएगा, तो हती चूंकि मोटरसाइकिल हतहक दिखेगा। नहीं समझ में आया? अगर वो फोकस के अंदर है तब कहाँ है, तो अगर फोकस पर चला गया तो सीधे कहाँ बनेगा, दिखेगा ही, क्योंकि अनंत में बनता है। अगर फोकस के बाद है तो उल्टा बनता है। क्या बनता है? तो सड़क में उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा? तो क्या ये संभव है? अब ले लो समतल। क्या ले लो? तो समतल का प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ वस्तु उतना बड़ प्रतिबिंब बनाएगा। ट्रक आएगा तो बड़का ट्रक दिखेगा। अब बताओ छोटी चूंकि दर्पण में दिखेगा ट्रक, तो इसके लिए बड़का दर्पण लगाना पड़ेगा। कितना? बड़का ट्रक के लिए बड़का प्रतिबिंब। अच्छा, छोटी चूंकि दर्पण में तुम्हारा मुंह दिखता है? नहीं दिखता है ना। बड़ शीशा में तुम कम से कम किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए आधा से ज्यादा, तिहाई इतना दर्पण चाहिए। आधा से कितना? तो आधा। अब ट्रक इतना बड़ा चीज के लिए उतना, उसके आधा साइज का हम दर्पण लगाएंगे समतल? दिक्कत है। क्या है? छोट उत्तल में क्या है, किसमें? बड़ प्रतिबिंब होगा ना, तो वो प्रतिबिंब, बड़ वस्तु होगा ना तो उसका प्रतिबिंब क्या कर सकता है? अब पूछो क्यों? अब इसका सतह यहां तक है, तो इसके सामने जो होगा उसको दिखाएगा, इसके बाद जो होगा उसको। अब इसका गोटा है, इसका क्या है? इसका तो कई गो प्रॉब्लम है, बड़ बनाएगा उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? तो उल्टा हम देखेंगे। अब इसका देखो क्षेत्र कहां तक है, यहां तक है ना, तो इधर और एक, माने इतने दूर के वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर सकता है? और दूसरी बात, इस बीच में कितना भी बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? छोट। यानी बड़ पर बड़। और दूसरी फायदा क्या है कि काफी दूर भी वस्तु हो ना तो प्रतिबिंब ये कहाँ बनाता है? फोकस के पहले। क्या बनाता है? दर्पण में नजदीक बनाएगा। भले शाम पीछे देखोगे तो काफी क्या लगेगा? दूर, लेकिन शीशा में देखो तो बुझाएगा लौट देगा। क्या है? तो जानते हो फायदा क्या है? तुम आसानी से जान सकते हो कि गाड़ी कौन सी। एक तो प्रतिबिंब नजदीक बनाता है, दूसरा बड़ वस्तु का भी प्रतिबिंब आसानी से बना सकता है छोटा करके। इसलिए पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है पीछे देखने के लिए। दाढ़ी बनाने में अवतल का होता है। पूछो क्यों? क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा होता है। अगर फोकस के अंदर में कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसलिए वहां पे अवतल रहता है। कौन? ताकि बड़ बड़ दाढ़ी दिखता है तो पता चलता है कहां पर है या कहां पर, तो वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो है ना मुड़िया पर लगा लेता है अवतल। क्या है जी? है जी, बल्ब जलता है जी, बल्ब जलता है, ठीक। और यहाँ पे डॉक्टर के मुड़ी पर अवतल दर्पण, और यहाँ मरीज सोया है। क्या सोया है? तो यहाँ से लाइट इस पर टकराता है, फिर टकरा के तो मुंह के मुंह से दिखाई देता है। तो इसलिए डॉक्टर कौन सा, नाक कान गला का डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करता है? अवतल। ठीक है, चलो। तो पहला कंडीशन समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये कंडीशन आ जाए कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस और ध्रुव के, चाहे आप कहीं रख लीजिए, चाहे आप। अब सेकंड कंडीशन एक तो है, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, छोटा कर देते। देखिए बाबू, ये हो गया हुआ कर्ता केंद्र, ये हो गया फोकस बिंदु, और ये क्या हो गया? ध्रुव। अब हम वस्तु को अनंत पर रख दिए। कहाँ रख दिए? तो जब वस्तु अनंत पर होगा, कहाँ होगा? तो आपको बता दें कि अनंत पर से आने वाली किरणें प्रधान अक्ष से क्या हो जाएंगी? और समानांतर किरणें कहाँ से गुजरती हुई मालूम पड़ेगी? फोकस से। तो यह भी फोकस से गुजरता हुआ, और यह भी फोकस से गुजरता हुआ, यानी दोनों जब फोकस से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा, तो ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है
ये आगे कहीं मिलेगा, तो पीछे कहाँ मिलता हुआ मालूम पड़ा है? फोकस पर। कहाँ मिलता हुआ मालूम पड़ा है? तो प्रतिबिंब मिलता हुआ मालूम पड़ा है तो आभासी। कौन चीज? और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। आपका परछाई देखे हैं, वो भी उल्टा होता है। पानी के किनारे खड़े होगा तो आपका मुड़िया नीचे पुकी जाता है, नहीं होता है। आप खड़े हैं ऐसे तो आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका मुड़ी है तो ये आपका मुड़ी है, ऐसे बनेगा। ऐसा होता है ना। जैसे पानी के किनारे खड़े हैं तो आपका मुड़ी है ये, हाँ, ये हाथ है और ये क्या है? गोल। अब आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ना? ऐसे बनता है ना। तो ये उल्टा है, क्या है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन प्रतिबिंब है? समझा गया? उल्टा है तो कौन सा प्रतिबिंब? अब सड़क पे भी खड़े तो आपका परछाई ऐसे बनता है ना, क्यों? क्योंकि भूमि है। भूमि नहीं होता तो परछाई क्या जाता है? नीचे। कहाँ जाता है? तो ये भी कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत? तो दूसरा पहला कंडीशन था कि अगर ध्रुव के बाद हो तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, अगर अनंत पर हो। कहाँ हो? तो एक लास्ट कंडीशन अनंत ना है, तो अनंत पर रहेगा तो कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। और फोकस पर बनेगा। स्थान हो गया फोकस पर। दूसरा चीज आकार, बहुत छोटा, बहुत वस्तु से बहुत छोटा। और तीसरा प्रकृति, प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक एवं सीधा। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रह गया आपका प्रतिबिंब का बनना खत्म। प्रतिबिंब का बनना। अब एक चीज देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी। उसके बाद से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जरूरत लगेगी जब हम सिद्ध करेंगे। कौन सी? एगो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/v 1/u = 1/f जब सीखेंगे तो। और एक फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। जब ये दो चीजें पढ़ेंगे, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो दोनों चीजों में हमें आएगा चिन्ह परिपाटी का काम। किसका लगेगा? तो चिन्ह परिपाटी समझने से पहले संबंध को जरा हम समझ लेते हैं। अगर लिख दिए हैं तो ध्यान से समझेंगे। ये है अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस बिंदु और ये है वक्रता केंद्र। अब इधर आइए, ये है हमारा उत्तल दर्पण, ध्रुव, फोकस बिंदु और ये हुआ वक्रता केंद्र। अब ये जो फोकस बिंदु होता है इसके ठीक बीच में होता है। क्या होता है? मतलब अगर यह टोटल 10 सेंटीमीटर का है, कितना? तो यह कितने का होगा? 5। समझ में आ रहा है? वक्रता त्रिज्या को कहते हैं r। अब फोकस यहां से यहां की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव से केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहेंगे और ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी f कहेंगे। तो अगर टोटल r 10 है, r कितना है? 10। तो f कितना है? 5। यानी f जो है, f माने फोकस दूरी, वो वक्रता त्रिज्या का आधा है। क्या है? आधा। ना समझ में आया? तो फोकस दूरी जो f है, ये जो 5 है, क्या है? 5 कैसे मिला? तो हमने 10 को अगर 2 से भाग दिया, किसको? 10 को, तब हमें क्या मिलेगा? 5 नहीं मिलेगा। तो ये 5 क्या है? फोकस दूरी। 10 क्या है? और हमने r में जब 2 से भाग देंगे तब क्या निकलेगा? फोकस, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या का क्या कहलाता है? अगर आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, करना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ये संबंध हो गया। दूसरा भाषा में कैसे लिख सकते हैं? ये जो वक्रता त्रिज्या है, कौन?
10, ये 5 का दुगुना है, 5 का नहीं है। या फोकस दूरी का डबल क्या है? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का डबल क्या है? तो फोकस दूरी का दुगुना क्या होता है? तो अगर फोकस दूरी का दुगुना कर दे, क्या कर दे? तो ये मिल जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ना समझ में आया? देखो इधर, फोकस दूरी पूरी वक्रता त्रिज्या का क्या है? आधा। या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या है? दुगुना। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में से, दोनों में। तो समझ में आ गया रिलेशन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है? वक्रता त्रिज्या देखो डबल है, क्या है? बड़ा है, क्या है? तो इस फोकस दूरी का डबल है, अब फोकस दूरी उसका आधा है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना। कोई दिक्कत? क्लियर? अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी की ओर। किसकी ओर? किसी को लिखना है तो एकदम लिख लीजिएगा इसको ना, वीडियो वाले वीडियो को क्या करके स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है? मिटा देते हैं अब इसको। अब चलते हैं हम चिन्ह परिपाटी की ओर। किधर? हाँ, चिन्ह परिपाटी, इसको बोलते हैं साइन कन्वर्सेशन। चिन्ह परिपाटी जो होता है ये हमने अपने मान्यता के हिसाब से बनाया है, इसे बदला जा सकता है अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन केवल हम चीजों को आसानी से दिशा जान सके इसलिए इसको बनाया। यहाँ पे प्लस माइनस इसमें बदलाव किया, ये फिक्स्ड नियम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपको इसके लिए एक एक्सिस याद रखना है, ये ध्रुव है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु से ये दायां हाथ है, कौन हाथ है? दाईं ओर मापेंगे तो प्लस में, यानी धनात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां, ये बाईं ओर हो गया, क्या हो गया? ये होती है ऋणात्मक। क्या होती है? तो मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां, मतलब यहां से इधर कलम जाएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो कोई दिक्कत? ये है ऊपर, ये क्या है? तो मूल बिंदु से ये प्रधान अक्ष, माने इस अक्ष से मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरियां, और नीचे है, ये क्या है? और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया? क्या समझ में बताइए? मूल बिंदु से दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे। अब आइए दर्पण में, इसी चीज को हम किस में समझेंगे? अब सुनोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है। इसको वाई अक्ष कहते हैं और इसको एक्स अक्ष। समझ में आ गया? ये P हो गया, ये F हो गया, और ये हो गया C। क्या हुआ बाबू? कोई दिक्कत है? क्यों बात कर रहे हैं? नहीं कीजिए। हाँ, थोड़ा सा इधर तो हुआ है। अच्छा चलो, दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो, अब देखेंगे ये C है, ये अवतल है, क्या है? और ये, ठीक है, ये क्या है? और ये, अब उत्तर सुनो, ये जो द मिरर है इसको हम वाई अक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? इस मिरर को एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि मिरर, देखो इसमें प्रकाश के परावर्तन जो है, इसमें वाई अक्ष का कौन काम करता है? दर्पण। वाई अक्ष माने, भले ही सीधा नहीं है लेकिन हम इसको मानेंगे वाई अक्ष। कौन अक्ष? वाई अक्ष। और जो प्रधान अक्ष है वो एक्स अक्ष का काम करेगा। प्रधान अक्ष, अब मूल बिंदु का काम करेगा ये ध्रुव। कौन? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सभी दूरियां दर्पण में कहां से मापी जाती है? तो ध्रुव से। कहां से? यहां मूल बिंदु से मापते हैं, यहां कहां से मापेंगे? ध्रुव से।
ध्रुव से दाईं ओर किधर प्लस क्या होगा, और ये बाईं ओर माइनस। ठीक, तो ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां प्लस में होती हैं और बाईं ओर मापी गई दूरियां इसमें भी, किसमें, इधर दाईं ओर जाएंगे तो प्लस और इधर बाईं ओर आएंगे तो माइनस। ध्यान दीजिए, ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, क्या कोई दिक्कत है, और बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। अब चलें आगे बढ़ते हैं। यह है प्रधान अक्ष, क्या है, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरी मापेंगे तो प्लस में, और नीचे की ओर मापेंगे तो क्या होगा, माइनस में। इसमें भी ठीक है। अवतल दर्पण की, किसकी, फोकस दूरी इधर होता है ना, है एफ होता है, तो ये प्लस में होगा कि माइनस में, क्योंकि इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, तो इधर वाला दूरी किस में होगा, माइनस में। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर है, इधर, तो ये किस में होगा, प्लस में। बोलो बात समझ में आ गई। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक मतलब माइनस में। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समझ गए क्यों, क्योंकि वो मूल बिंदु के उधर है, और ये मूल बिंदु के इधर है, वो ध्रुव के उधर है और ये ध्रुव के इधर। देखो ऐसे माप रहे हैं और इसमें ऐसे माप रहे हैं, समझ में आएगा। तो इधर से जब इधर आएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो, अब इसमें इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। आप सुनेंगे एक चीज और, वस्तु रखेंगे, क्या रखेंगे, तो हमेशा ध्रुव के इधर रखते हैं, तो इसकी दूरी जो होगी, अब सुनो, अगर इधर आर मापो, क्या मापो, तो आर भी माइनस में ना होगा अवतल में, क्योंकि वो भी इधर ही ना है, और इसका आर किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि वो उधर है। तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या प्लस में, अवतल का किस में होता है, माइनस में। अब आओ, वस्तु चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल, बाईं ओर रखा जाता है, किधर रखा जाता है, वस्तु कहाँ रखी जाती है। अब यह दूरी जो होगा, वस्तु की दूरी को यू कहेंगे, क्या कहेंगे, और यह किस में होगा, क्योंकि इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो, दोनों में यू किस में होगा, कोई दिक्कत। तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अब वस्तु हमेशा ध्रुव से बाईं ओर रखी जाती है, दाईं ओर कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ें, वस्तु की हाइट प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापेंगे, चाहे इस दर्पण में या चाहे, तो ऊपर वाला प्लस में होता है, किस में होता है, तो वस्तु का हाइट h, वस्तु का हाइट ये किस में रहेगा, चाहे वो कौनो दर्पण हो, रहेगा प्लस में। कोई दिक्कत है यहां तक। अब आगे बढ़ें, मान लो प्रतिबिंब वास्तविक बना, कहां बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है ना जी, तो उल्टा बनता है ना, बनता है हमेशा दर्पण के कहां बनता है, आगे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के तो इधर ही कहीं बनेगा, कहीं बनेगा तो आगे ही बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, भी। अगर वास्तविक है तो इन्हें मापेंगे तो माइनस में, किस में, इसकी हाइट नीचे की तरफ है, हाइट नहीं है, तो नीचे दूरी किस में मापते हैं, माइनस में। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, वास्तविक, कौन, वो किस में होगा, और इसको सूचित करेंगे h डैश है, h डैश से। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और उसकी दूरी इधर मापना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस में, और प्रतिबिंब की दूरी भी से, तो माइनस में अगर दिया हो प्रतिबिंब की दूरी यानी वो वास्तविक है, क्या है, अब माइनस में ऊंचाई दिया है तब भी वो क्या है, वास्तविक है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आभासी की ओर, किधर, तो चाहे ये दर्पण हो और चाहे आभासी प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है, पीछे। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, कैसे बनता है, तो इसकी जो आभासी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो प्लस में होगी, वो किस में होगी, क्योंकि वो मूल बिंदु से किधर माप रहे हैं, उधर। इसमें भी बनेगा इधर, तो मूल बिंदु से उधर ना मापेंगे, तो ये प्लस में होगा, किस में होगा, और इसकी हाइट भी किस में होगा, प्लस में। देखो वस्तु का हाइट h और प्रतिबिंब का हाइट h डैश, चाहे वो प्रतिबिंब वास्तविक हो चाहे वो
अगर वास्तविक होगा तो दोनों माइनस में, दूरी भी और हाइट भी किस में हो जाएगा, माइनस में। दर्पण में किस में, ये दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है, लेंस के लिए अलग बताएंगे। लेंस के लिए अगर वो उत्तल है, सॉरी आभासी प्रतिबिंब, कौन, तो हाइट भी प्लस में और दूरी भी प्लस में। तो अगर कैलकुलेशन में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आया तो कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। अगर माइनस में आया तो वास्तविक। वस्तु का दूरी तो हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। ये चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, किसका प्लस में? अगर वस्तु है तो वस्तु की दूरी दोनों दर्पण में किस में होगा, माइनस में। वस्तु का हाइट किस में होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आगे, तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में हो जाएगी, और हाइट उल्टा है तो भी किस में हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उधर चला जाएगा, तो उधर प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में और हाइट भी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूरी प्लस तो आभासी और माइनस तो वास्तविक। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये है चिन्ह परिपाटी। ये क्या हो गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये हो गया दो कंडीशन, चिन्ह परिपाटी और ये संबंध। ठीक है, अब हम चलते हैं सिद्ध करने कि हम लोग अभी जो पढ़े फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। इसी चीज को हम साबित करेंगे अवतल में भी। सबसे पहले किस में साबित करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस, अवतल दर्पण में। देखो, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इसको ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु। ठीक है, एक किरण हम यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित करेंगे जिसका नाम रख देंगे एक्स वाई। ठीक, जो ये फोकस इसका नाम रख देंगे हम लोग एक्स और वाई, जो फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक है, और एक हम किरण आपतित कर देंगे वक्रता केंद्र से, तो ये जिस पथ पे जाती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो जाने वाली आने वाली किरण को हम लंब कहते हैं, लंब होती है तभी उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ई वाले कोण को हम आई कहेंगे और ई वाले कोण को हम आर, क्योंकि लंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और लंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब इस फिगर में हम सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं एम एन। तो एम एन क्या है, अवतल दर्पण। तो इसको लिखना है कि चित्र से या चित्र में एम एन है अवतल दर्पण, वाई जेड, वाई चलो एक्स वाई क्या है, आपतित किरण। गुड, आपतित किरण। वाई जेड परावर्तित किरण। ठीक है, अब यहां देखेंगे, यहां से यहां तक जो है ये वक्रता त्रिज्या है, और यहां से यहां तक फोकस दूरी है। ठीक है, ध्रुव से फोकस दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ध्रुव से केंद्र की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को आर और फोकस दूरी को एफ। ध्रुव से फोकस की दूरी एफ, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या आर। तो यहां पे लिख देंगे, इसको लिखेंगे पी एफ बराबर स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी, और पी सी कहिए चाहे सी पी, इसका मतलब कैपिटल आर। अब पी एफ को एफ पी भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग साबित करते हैं कि कैसे एफ बराबर आर बटे 2 होता है। माने ये जो फोकस दूरी है ये पूरा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, पूरा वक्रता त्रिज्या का आधा, या फोकस वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी का डबल है। क्या है, डबल। चलो सबसे पहले परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से
प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि I और R हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण I बराबर कोण R। समीकरण नंबर, देखो करना क्या है तुमको, तुम्हारा काम है पहले इसको सिद्ध करने के लिए पहले किरण आपतित कर देना समानांतर, फिर वो चली जाएगी फोकस से और एक वक्रता केंद्र से किरण को डाल देंगे, इसको I और इसको R। अब देखो इसको समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है। क्या साबित करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी यह भुजा और यह भुजा यानी CF और FY या चाहे YF, ये दोनों भुजा बराबर करना है। क्या करना है, तो जैसे ही बराबर साबित करेंगे तो ये साबित होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या साबित हो जाएगा, तो इसको हमको समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है। किसको, CYF को, CY ये F है ना है, तो CYF इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज साबित, यही हमारा पर्पस है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन होता है, जिसकी दो कोण आपस में क्या होता है, तो जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा भी क्या होती है, तो यानी यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब देखो इसको बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। परावर्तन के नियम से ये I R के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये I इस R के, दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो यह एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो यह I इस R के बराबर है, यह I इस, R के बराबर है। ठीक है, और यह I इसके भी, बराबर हो गया। तो यही I इसके भी बराबर है, यही I, इसके भी यानी यह दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। तभी ना, तब तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारा यही पर्पस है कि हमको दोनों को साबित बराबर करना है। देखो कैसे करना है, I R के बराबर है किस नियम से, परावर्तन के नियम से। चूंकि XY जो है CP के क्या है, समानांतर, तो इसलिए क्या I इसके भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कोण I जो है कोण YCF के क्या हो जाएगा, बराबर। कौन कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ना समझ में आया। अच्छा I R के बराबर है और I माने R भी 5 लिखल है, ये भी, यानी दोनों एक ही चीज बना लिखल है, तो समीकरण 1 तथा इसको 2 मान लीजिए, 2 से। अच्छा एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, तो कोण R कोण Y यानी कोण R और कोण YCF, यह कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जो दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वो कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सम, द्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज CYF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए यह भुजा और यह भुजा, यह और बराबर होगा, इसलिए CF बराबर FY। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इस चीज को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, बहुत क्या दर्शाते हैं, नहीं ये दर्शाते हैं, खाली कह देते हैं कि नजदीक हो, क्या हो, कहते हैं कि YP के क्या हो, नजदीक हो, तो FY और FP दोनों क्या होगा, बराबर। अब देखो मैं समझाता हूं कैसे, ये हो गया हमारा दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु F हो गया और ये क्या हो गया C, ठीक। अब इसमें यह किरण आपतित हुआ है, ये परावर्तित हुआ है, अगर इसका Y नाम दिए तो ये FY है, ये क्या है, FP है। अब इसको नजदीक करो तो भी आपतन होगा, फिर और नजदीक करोगे तो भी आपतन होगा, फिर और नजदीक करोगे तो आपतन भी होगा, और ही, तो जब काफी करीब आ जाएगा तब भी आपतन होगा और परावर्तन, उसमें भी FY होगा और FP होगा, लेकिन उस कंडीशन में कब, जब ये काफी नजदीक आ जाएगा तब FY और FP दोनों लगभग लगे होगा, कहाँ होगा, तब दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगी, कब, जब नजदीक होगा तब, दूर होगा तब नहीं, तो इसलिए लिखा जाएगा यदि, क्या लिखेंगे, Y P के काफी निकट हो, काफी निकट हो, ठीक है, तब जो होगा FY
या ऐसे उल्टा लिखो, एफ पी और एफ वाई दोनों क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 कर दो और इसको समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी एफ वाई, ये भी, अरे एफ वाई और एफ पी दोनों क्या हो गया, तो इसमें क्या था, सी एफ बराबर एफ वाई, तो एफ वाई एफ पी के बराबर है ना, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। ये दोनों दूरियां बराबर नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये ठीक कहाँ हो गया, बीच में नहीं हो गया। तो एफ पी बराबर एफ, समीकरण 1 तथा 2 से, सॉरी समीकरण 2 तथा 3 तथा 4 से, सॉरी समीकरण 3 तथा एफ वाई इधर वाला बराबर है तो इधर वाला बराबर हो जाएगा, तो इसलिए सी एफ पी। सुनिए, तो इसमें सी एफ और एफ पी क्या हो गया, बराबर हो गया। सी एफ ये है, एफ पी ये है, आधा आधा, ये दोनों बराबर यानी ठीक एफ कहाँ है, यानी ये सी एफ जो है इस टोटल का क्या है, आधा है ना, है, तो ये सी एफ जो है कौन, ये टोटल का क्या है, मैंने सी पी का आधा है, कौन, ये एफ पी हो गया, क्या हो गया, अच्छा सी पी का मान क्या है, आर है, और एफ पी का मान क्या है, एफ है ना, है, तो इसलिए एफ बराबर आर बटे 2 प्रूफ है ना। तो इसको कैसे साबित करेंगे सुनेंगे, पहले तो ये बना लेंगे, ऐसे समानांतर लाके ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे खींचेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे और फिर इसको दोनों समीकरण से, तो ये दोनों में कॉमन है बाहर निकल जाएगा, तो यह दोनों बराबर हो गया, हो गया। और जब ये बराबर होगा तब इसको लिख देंगे समद्विबाहु, और तब ये भुजा और ये भुजा बराबर करके लिख देंगे, कोई दिक्कत, और तब कहेंगे ये इसके करीब हो, तब ये हो जाएगा इसके बराबर, तो ये दोनों में से निकल जाएगा, तो यह और यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, समझ में आ रहा है ना। और जब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, तो यह टोटल का क्या है, आधा, तो इसको सीपी का आधा कर देंगे, सीपी का, और यह जो है इसका वैल्यू एफ है, क्या है, और इसका वैल्यू आर, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2। काम क्या करना है, इसको समद्विबाहु साबित, उसके बाद से ये भुजा बराबर करके लिख के समीकरण 1 मान लेना, फिर इसको नजदीक करके ये और ये बराबर हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए।